सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला और उसके दौर के जो विद्वान थे उस पर चर्चा करेंगे हम। दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत्य कला की शुरुआत सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके दौर में कुछ प्रमुख जो इमारतें बनी थी उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली सल्तनत में क्या पूरे मध्यकाल में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, दिल्ली में स्थित ये मस्जिद है। और फिर इसके अलावा कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में बनवाई गई थी। इसके अलावा एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, जो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया गया था, जिस पर बिग्गल चतुर्थ के हरिकेली नाटक का अंकन भी मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले स्थापत्य कला की शुरुआत कर दी थी दिल्ली सल्तनत काल में। इसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के दौर में भी कुछ इमारतें बनी थी, जैसे हौज खास, हौज शमसी जैसे तालाबों का निर्माण उसने कराया था। उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में मकतब, मदरसे और साथ ही साथ मकबरा शैली का उसे जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनाया था, जिसको सुल्तान गढ़ी के नाम से जानते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत काल में शुरुआती स्थापत्य कला संबंधित चीज़ें थी। इसके अलावा बलबन ने लाल महल का निर्माण कराया था। कैकुबाद ने दिल्ली के पहले शहर किलोखरी की स्थापना की थी, उसके महल को बनवाया था, जो पूरा नहीं हुआ था। बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उसको पूरा किया था। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ शुरुआती काम थे, और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें कुछ नए चीज़ों का समावेश किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो प्रमुख स्थापत्य कला के नमूने हैं, इसमें अलाई दरवाज़ा, ये दिल्ली में स्थित है। गुम्बद का सर्वप्रथम इसी इमारत में प्रयोग हुआ था। गुम्बद का प्रयोग ध्यान रखिएगा। टीडी कॉलेज में भी आप देखते हैं कि गुम्बद बने हुए दिखाई देते हैं। ये फारसी परंपरा है, फारसी टेक्निक है। गुम्बद की जो कला है ये फारसियों की कला थी। इन्होंने ही सबसे पहले गुम्बद का प्रचलन किया था। इसका गुम्बद जो है प्रारंभिक तुर्कों के कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अलाई दरवाजा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हौज खास ये दिल्ली में स्थित भवन था। जमात खाना मस्जिद पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति से निर्मित एक पहली मस्जिद मानी जाती है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति का नहीं माना जाता है। उसमें भारतीय स्थापत्य कला और पर्शियन स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है। तो इसमें पहली बार शुद्ध इस्लामिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। बलबन का जो मकबरा है, जो उसने अपना स्वयं का बनाया था, उसने भी शुद्ध इस्लामी कला का प्रयोग मकबरे में पहली बार देखने को मिला था। तो ये कुछ नवीनतम प्रयोग थे। सीरी का जो किला था ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिसको सीरी फोर्ट के नाम से जानते हैं, दिल्ली में बनवाया था। इसमें 1000 खंभों वाले महल का निर्माण कराया गया था। इसको 1000 सितुन महल भी कहा जाता है। 7 बड़े शहरों की स्थापना हुई थी ना दिल्ली में। दिल्ली में 7 शहर बने थे, 7 शहर। इसमें पहला तो था किलोखरी। किलोखरी ये बनाया था कैकुबाद ने। कैकुबाद, ठीक है। दूसरा जो था वो सीरी था, यही बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दूसरे का नाम था सीरी, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ये उसका संस्थापक सीरी का। इसके अलावा तीसरा है तुगलकाबाद, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। चौथा है जहांपनाह नगर, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। 5वां है खिजराबाद, जिसको खिजर खान ने बनाया था। 6ठा है मुबारकाबाद,
जिसको मुबारक शाह ने बनाया था। इसके अलावा शाहजहानाबाद के नाम से भी एक शहर की स्थापना शाहजहां ने किया था। दिल्ली के पुराने किले की स्थापना आगे चलकर शेर शाह ने किया था। वहाँ पर एक दिन पनाह नामक बिल्डिंग का निर्माण यानी पुस्तकालय का निर्माण कराया था हुमायूं ने। तो ये स्थापत्य कला से जुड़े काम थे विभिन्न शासकों के। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलें। जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे उनकी चर्चा कर लें। ये अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी अमीर खुसरो इसके दौर का सबसे प्रमुख दरबारी कवि था। ठीक है, इसका जो जन्म था वो एटा में हुआ था भाई। एटा, एटा जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ था, पटियाली। ठीक है, इसको तूती ये हिंद कहा जाता है, भारत का तोता। आविष्कार के संदर्भ में इसने सितार का आविष्कार किया था। ये तबला वाला फैक्ट गलत हो गया है। ठीक है, पहले ये माना जाता था, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा जैसे इतिहासकार ने बताया है तबले के संदर्भ में, ये खुसरो खान उसका नाम है, खुसरो खान। ये आपके 18वीं शताब्दी का है, संगीतकार है 18वीं शताब्दी का। ठीक है, जिसने तबले का आविष्कार किया था। हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यहाँ कर देते हैं। नए एडिशन में इनका जो बुक आप देखेंगे तो उसमें दिया है तबले का दूसरा जो भाग है। हरिश्चंद्र वर्मा का मध्यकालीन भारत, दो भाग है ना, मध्यकालीन भारत, ये दूसरे भाग में मिलता है इसकी जानकारी। पहला भाग 750 से लेकर 1540 तक है, दूसरा 1540 से लेकर 1761 तक है। तो उसी में ये जानकारी मिलती है। तो पहले माना जाता था कि ये तबले का आविष्कारक था, लेकिन अब नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इमाल, जिल, साजगिरी जैसे रागों का आविष्कार किया था। और हिंदुस्तान में जो खड़ी बोली हिंदी, इसका जनक भी इसको माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जनक है ये, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, इसकी जो रचनाएं थी वो बहुत फेमस थी, और इन रचनाओं में इतिहास की सारी जानकारियां मिलती है। ये मूलतः कवि था, ध्यान रखिएगा, इतिहासकार नहीं है, लेकिन इसकी रचनाएं ऐतिहासिक थी, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है अमीर खुसरो की। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने अमीर खुसरो पे एक लेख भी लिखा है, जिसमें इन्हें नायक की उपाधि दी। नायक का मतलब है कि उस दौर का सबसे बड़ा दिग्गज सितारा थे। बड़े बड़े जो संगीतकार होते थे, जो उनको नायक कहा जाता था उस दौर में, जो महानतम संगीतकार होते थे उनको नायक कहा जाता था। ऐसे नायक की और भी उपाधियां होती है, लेकिन यहाँ मोहम्मद हबीब ने उनको नायक कहने का तात्पर्य यही है कि वो महानतम संगीतकार थे, और उस दौर की दिशा और दशा को भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके बारे में भी कहा जाता है कि 7 सुल्तानों काल देखा था। और निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु होती है, उसके कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इन पर एक प्रसिद्ध दोहा भी था कि बोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। तो एक गम था। मशहूर चिश्ती संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मृत्यु के बाद इस तरीके के घटनाएं होती है कि उसके गम में ये भी मर जाते हैं। और औलिया एकमात्र चिश्ती संत है जो अविवाहित थे। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह, जो मकबरा, वो दिल्ली में स्थित है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कायदे से बनवाया था। खुद श्रद्धा थोड़ा बहुत उसके अंदर रहा ही होगा। और इन्होंने किसी भी शासक के दरबार में रहना भी कबूल नहीं किया था निजामुद्दीन औलिया ने। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहते हैं
कि हनूज दिल्ली अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में ये होता है कि अलाउद्दीन चाहता था कि ये आए और दरबारी सल्तनत स्वीकार करें, लेकिन ये कहते थे कि अगर अलाउद्दीन खिलजी एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। यानी ये आबोताब था उनका। 7 सुल्तानों काल देखे थे, बहुत मशहूर संत हैं निजामुद्दीन औलिया, जिनके शिष्य थे अमीर खुसरो। और इनकी यहाँ देखिए दिया है, निजामुद्दीन औलिया परम शिष्य थे, एक सूफी संत भी थे। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के लेकर 8 सुल्तानों का देखा है। कुछ में इतिहासकार साथ भी बताते हैं, पुस्तकों में ना रहता तो वही रहता है। तो अगर नोट किया जाए तो बलबन से अगर आप नोट करते हैं तब भी देख लेते हैं कितने शासक होते हैं। बलबन का आपका हो जाएगा 1266 से लेकर 1287 तक है। इसके बाद कैकुबाद है 1287 से लेकर 1290 है। ठीक, इसके बाद क्यूमर्स है, क्यूमर्स जिसका शासनकाल है 1290। ठीक, ये तीसरा शासक हो गया। चौथा हो गया आपका जलालुद्दीन खिलजी हो गया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हो गया 1290 से लेकर 96 तक है। 96 से 1316 हो गया, ये आ जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ये होगा 1296 से 1316 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आएंगे आपके मुबारक शाह आ जाएगा। इसके बाद खुसरो शाह आएगा, खुसरो शाह। ये 16 से 20 तक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जा रहा है, लेकिन कुछ उसमें कमजोर भी शासक है, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक तक 8 शासक आ जा रहे हैं। हाँ, ठीक से। तो 8 सुल्तानों का काल यहाँ दिखा दिया है। इनके द्वारा खजाइन उल फुतूह, ये दिल्ली सल्तनत का राजकीय इतिहास था। ये अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी का राजकीय इतिहास, सरकारी इतिहास लिखा था, और वो भी गद्य में था, गद्य। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया था, ये फारसी भाषा था इसका, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान, मंगोल आक्रमण, आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण प्रणाली, भू राजस्व सुधार, इन सब की चर्चा किया है अमीर खुसरो। और खुद ये रणथंभौर में जौहर का साक्ष्य भी प्रस्तुत करता, अपने आप को देखा कि कैसे महिलाएं विशाल अग्निकुंड में खुद का आत्मदाह कर लेती, उसका जीवन का दस्तावेज देता है। इसीलिए बहुत सारे विवाद है जौहर पर, लेकिन जौहर का जो लिखित साक्ष्य है वो खजाइन उल फुतूह ही प्रस्तुत करता है, और सब जगह लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे सिकंदर के दौर में आगा स्लोई जाति ने जौहर संपन्न किया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में जो काठियावाड़ के शक थे उन्होंने, उनकी महिलाओं ने संपन्न किया था। जब शक राजा की मृत्यु हो जाती है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बचने के लिए उन्होंने विशाल अग्निकुंड में अपने आप को जला डाला था। फिर इसके बाद जब दाहिर पर हमला किया गया था तो उसकी पत्नी रानी बाई ने जौहर किया था। इसके बाद भी कुछ आख्यान और भी इतिहासकार बताते हैं, लेकिन बहुत अस्पष्ट दिखाई देते हैं वो सारे आख्यान। यहाँ पर एकदम दस्तावेज क्लियर मिलता है। ठीक है, तो सती प्रथा की बात हम नहीं कर रहे, जौहर की बात कर रहे हैं। सती प्रथा और जौहर में अंतर होता है। सती प्रथा
एक वीरता का सूचक इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जौहर एक वीरता का सूचक है कि म्लेच्छों से बचने के लिए, जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए महिलाएं विशाल अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित करती थी, फिर उसमें कूद जाती थी और कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर देती। लेकिन सती प्रथा में पति के मरने के बाद पत्नी को जबरन चिता में लिटाया जाता था। ये अंतर है दोनों। तो सती और जौहर में बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है वो इब्न बतूता देता है, जिसने अपने आंखों से मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में दिल्ली में देखा था इस घटना। वो लिखित साक्ष्य है। वैसे प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो महाभारत पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य में मिलता है। लेकिन मध्यकाल में अगर बात होगी तो पहले नंबर पर ग्रंथ है किताबुल रहला, जो इब्न बतूता की रचना थी। तारीख अलाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास की बात है। यहाँ तुगलकनामा ये गयासुद्दीन तुगलक के जीवन पर लिखा गया पुस्तक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इसकी जानकारी होती है, मतलब उसके विजय अभियान की चर्चा होती है, उसके भू राजस्व सुधार की चर्चा इसमें मिलती है। मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के विजयों से संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी, इसकी जो विजय थी इससे संबंधित है मिफ्ताह उल फुतूह। इसके अलावा किरान उस सादैन है, किरान उस सादैन, ठीक। देवल रानी खिज्र खां, जिसको हम आशिका भी कहते हैं, देवल रानी खिज्र खां, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ये लव स्टोरी थी, दोनों के प्रेम कहानी थी, जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था। गुजरात विजय के दरमियान देवल देवी हाथ पड़ गए थे, नहीं सॉरी, कमला देवी हाथ लग गए थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कमला देवी के आग्रह पर वो दक्षिण भारत चली गई थी। अभी कहानी पहले स्पष्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1298-99 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो शासक कर्ण बघेला परास्त हो जाता है, उसकी पत्नी कमला देवी उसके हाथ लगती है और कर्ण बघेला भागकर गुजरात के शासक, जो गुजरात का शासक था, वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के दरबार में अपनी पुत्री के साथ चला जाता है। तो जब उत्तर भारत विजय अभियान पूरा कर लिया जाता है, तो दक्षिण भारत पर जब हमला किया गया, तो उस अभियान के दरमियान ही जब देवगिरी पर हमला होता है तो उसकी पुत्री वहाँ से हासिल की जाती है, क्योंकि कमला देवी अपनी पुत्री की आग्रह कर रही थी मिलने के लिए। तो बाद में जब उसकी पुत्री आती है तो खिज्र खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उससे उसकी पुत्री जो थी उससे प्रेम हो गया था। उसी पर एक मसनवी लिखी गई है, जिसको देवल रानी खिज्र खां या आशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन ग्रंथों की रचना के थे। अब इसमें जो इसकी मसनवियाँ हैं, कुछ और रचनाएं भी हैं, अमीर खुसरो की कुछ और रचनाएं। अगर नोट करना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें समझाई गई हैं। यहाँ तबला वाला थोड़ा सा मैटर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। नए रिसर्च जो बता रहे हैं हम उसी को मानेंगे, ठीक। तो आगे चले हम लोग, यहाँ पर बात करते हैं और चीज़ों की। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की जो रचनाएं थी, इसमें कुछ और रचनाएं हैं, जैसे एक आईन ए सिकंदरी है, आईन ए सिकंदरी। इसके अलावा एक और रचना है हस्त बहिष्ट, हस्त बहिष्ट। इसके अलावा है एक सहीफत उल औसाफ है, सहीफत उल औसाफ, औसाफ। एक और रचना है जिसको नोह सिपीहर कहते हैं, नोह सिपीहर। इसमें भारत के जलवायु का वर्णन है, जलवायु, भारत के जलवायु का वर्णन किया है। सहीफत उल औसाफ, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया, औसाफ है,
सहीफत उल औसाफ। इसमें उसने देवगिरी के सौंदर्य का वर्णन किया है। देवगिरी के सौंदर्य का वर्णन किया है। सौंदर्य, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इसके। आईन सिकंदरी में सिकंदर जो यूनानी आक्रमणकारी है उसकी जीवनी लिखा था, ठीक है। सिकंदर की जीवनी लिखा था। मध्यकाल में इसने सिकंदर पर की जीवनी लिखी थी, बहुत बड़ी घटना है। हस्तपहिस्त इसकी एक रचना है, सहीफत उल औसाफ है। न्यूज़पेपर में भारत की जलवायु का उल्लेख करता है और पान का भी उल्लेख मिलता है इसी पुस्तक में। पान की खेती का उल्लेख करता है। ये प्रमुख रचनाएं हैं इसकी। अमीर खुसरो की हम बात कर रहे हैं। अमीर हसन देहलवी, इनको भारत का सादी कहा जाता है और गजलों के लिए फेमस थे। गजल के लिए फेमस थे। गजल का वास्तविक रूप में अर्थ होता है प्रेम पात्रों से वार्तालाप। और हिंदुस्तान में गजल के प्रणेता ये कहलाते हैं। इन्हीं से गजलों की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये अमीर हसन देहलवी को भी उसने संरक्षण, ये इसके बड़ी घटनाएं हैं इसके दौर के जो प्रमुख विद्वान थे। इसके अलावा तुर्मती खातून ये प्रमुख संगीतज्ञ थी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। संगीतज्ञ थी, संगीतज्ञ, ठीक है। तुर्मती खातून बहुत प्रमुख संगीतज्ञ थी। बहुत नोट करने वाली बात है। एक और नाम मुझे मिला है अभी जल्दी में, ये क्वेश्चन आने वाले दौर में बन सकता है, स्पष्ट है मुझे। एक नाम मिलता है ठक्कर फेरू का। ठक्कर फेरू, ये इसका टकसाल अधिकारी था। मुद्रा का विशेषज्ञ इसको माना जाता है, इस व्यक्ति को, ठक्कर फेरू का। इससे भी स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को भी प्रशासन में बड़े स्तर पर लिया होगा, तभी ठक्कर फेरू दिखाई देता है, जिसको मुद्रा में खोट वगैरह की अच्छी जानकारी थी। ठक्कर फेरू की बात करें हम, इसको गणितज्ञ भी कहा जाता था। इसने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है गणित सार कौमुदी। ये उसकी बहुत फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठक्कर फेरू वाला मामला नया नाम है और रिसर्च से दावा हुआ है कि इस तरीके के अधिकारी इसके दौर में रहे हैं, ठीक है। तो सियाराम लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को फिर से धन्यवाद मैं कहता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम तुगलक राजवंश की चर्चा करेंगे, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के उत्तर भारत के जो विजय अभियान थे, दक्षिण भारत के संबंध में उसने एक नई नीति की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के प्रांतों पर हमला करने के बाद उनसे वार्षिक नजराना लेता था, सैनिक सहायता लेता था और बाद में उनके प्रांतों को उनके हालत पे ही छोड़ देता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। ऐसा नहीं था कि उनको बाद में वार्षिक नजराना देकर उनके स्वायत्त स्थिति पर छोड़ दिया जाए। ये पहली बार फेरबदल होता है। तो ये नई प्रणाली की शुरुआत यहाँ वो करता है। इसके अलावा उसने जो पद्धति, मसाहत पद्धति की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब भू राजस्व का जो आकलन था, विश्वा के आधार पर लगान का निर्धारण होता था, उसको मसाहत पद्धति कहते थे। उसको त्याग कर फिर से उसने बटाई पद्धति की शुरुआत की। अब भारत में बटाई पद्धति 3 प्रकार की होती थी उस दौर में। खेत बटाई, मतलब खेत में खड़ी फसल के आधार पर भू राजस्व का आकलन। लंक बटाई, मतलब खेत के बाद जब बोझ बना देते तो उसको फारसी में हम लंक कहते हैं, यानी बोझ के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। इसके अलावा रास बटाई, मतलब जब दवाई हो जाता है, मड़ाई हो जाता है, उसके बाद जब भूसा दाना अलग हो जाता है, उसके बाद भू राजस्व का जो आकलन होता था उसको
शुरू करने का श्रेय फिर से जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। तो ये नई नई व्यवस्थाएं उसने फिर से बहाल की। खुद मुकद्दम चौधरी के जो पावर थे उसको भी फिर से बहाल कर देता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। मतलब हकूक एक होती और किस्मत एक होती, जिसको उसने बंद किया था। हकूक एक होती का मतलब यही होता है कि वंशानुगत जमींदार होने के नाते जितना भू राजस्व वो वसूलते थे उसका एक भाग अपने पास रखते थे, उसको हम हकूक एक होती कहते हैं, मतलब अपना हक समझते थे। दूसरा किस्मत एक होती, मतलब बरही तीज त्योहार के लिए अपने लिए कुछ अलग से राशि इकट्ठा कर लेते थे, यानी किस्मत में जो मिल जाए उसको किस्मत एक होती कहते थे। तो इस व्यवस्था में पूरी तरह उसने फिर से इसको बहाल किया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पेश की, जिसके दौर में सभी वर्गों को प्रशासन में सम्मिलित किया गया। और सबसे बड़ा साम्राज्य उसका माना जाता है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास जो सबसे बड़ा साम्राज्य था। कुल 23 प्रांत थे, 27 प्रमुख विद्रोह हुए थे और कुल मिलाकर 33 प्रमुख विद्रोह हुए थे। सबसे ज्यादा विद्रोह उसी के दौर में हुए थे। फिर आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक दिखाई देता है, जिसके दौर में सांस्कृतिक इतिहास एक नए कलेवर में दिखाई देता है। 300 बड़े शहरों की स्थापना किया था, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुवाद विभाग स्थापित किया था, नक्षत्र विज्ञान के प्रमुख ग्रंथ उसका दलाल फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया था। खुद अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखा था। तो बहुत सारे क्लासिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके दौर में। नए कर सिंचाई करके शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार। ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक था। शरीयत के अनुसार शासन करने वाला पहला शासक था। खराज को उसने जजिया से पृथक करके लेने की शुरुआत की थी सबसे पहली बार। तो ये उसके कुछ अलग पहलू थे। धार्मिक नीति उसकी बड़ी विवादित रही है, जो आगे चलकर एक प्लेटफॉर्म तय करती है सिकंदर लोदी और औरंगजेब के लिए। और उसी के दौर में उसके साम्राज्य के पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि सैनिकों में भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। उसने खुद एक सैनिक को पैसा दिया था कि जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। तो ऐसी चीजें थी उसके दौर में कि दिल्ली सल्तनत पतन कगार पे हो गया था। और इसी के दौर में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भटनेर के किले पर हमला किया और उसी से दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का खात्मा हो जाता है। फिर उसके बाद सैयद वंश सत्ता में आते हैं, जो बहुत पावरफुल नहीं थे। फिर लोदियों ने भी 75 साल राज किया, जिनका जौनपुर के सड़कियों के साथ भी लगातार संघर्ष था। ग्वालियर के तोमरों के साथ लगातार संघर्ष हुआ। और आगे चलकर इब्राहिम लोदी के दौर में 1526 के युद्ध में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और एक नवीन राजवंश मुगल वंश चित्रपटल पर दिखाई देता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।